वेलकम बैक टू माय चैनल चलो इंडिया साइंस पढ़ें। आज का हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हम लोगों को किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना सिखाती है। आप लोगों ने पहले भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना सीख लिया है, तो अब देखो गॉस थ्योरम से हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। गॉस थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी क्लोज्ड सरफेस है तो उससे पास होने वाली फ्लक्स बराबर होगी उस बॉडी के अंदर चार्ज कितना है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट याद आया आपको क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू कितनी होती थी 8.8 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस बॉडी के अंदर फिलहाल मैं चार्ज मान लेती हूँ Q। तो आप गॉस थ्योरम से इसकी फ्लक्स कैसे बता दोगे? अंदर कितना चार्ज है यानी नेट चार्ज कितना है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस थ्योरम को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स of the net charge enclosed in that body। चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया गॉस थ्योरम से फ्लक्स के लिए। अच्छा, गॉस थ्योरम वैलिड किसके लिए है? क्लोज्ड सरफेस के लिए। तो आप लोगों ने फ्लक्स का एक और फॉर्मूला लिखा था, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ए वैक्टर। ए क्या था? एरिया वैक्टर। और एक और फॉर्मूला लिखा था ई डॉट डी एस। अच्छा, आप लोग ए और एस में कंफ्यूज तो नहीं हो? ये एक ही चीज़ है। आप लोग चाहो एस से डिनोट ना करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ई डॉट डी ए, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। और आपको ध्यान हो, अगर सरफेस क्लोज्ड होती थी तो हम क्या पुट कर देते थे? इस तरीके का इंटीग्रल साइन। तो यहाँ से हम लोग फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं? ई डॉट डी एस वैक्टर फॉर क्लोज सरफेस। तो आप फाई की जगह ऐसे लिख सकते हो ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी क्या हो गया? आपका फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला। तो गॉस लॉ समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग इसकी देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। देखो, मान लो आपके पास एक पिरामिड है, उसके अंदर चार्ज है Q, एक क्यूब है उसके अंदर भी चार्ज Q और एक स्फीयर है चार्ज Q। तो जरा फ्लक्स कैलकुलेट करो गॉस लॉ से। गॉस लॉ कहता है जितना अंदर चार्ज है वो लिख दो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी कैलकुलेट करोगे तो फ्लक्स अंदर चार्ज Q एप्सिलॉन नॉट। इसकी फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो अंदर चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप क्या देख रहे हो? सबकी फ्लक्स तो सेम आ रही है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर चार्ज सेम है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि फ्लक्स जो होती है इट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की शेप पर डिपेंड नहीं करती है। ये नया सा वर्ड गॉसियन सरफेस, ये क्या होता है ये समझो। जिस भी क्लोज्ड सरफेस से हम गॉस लॉ लगाकर फ्लक्स निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं गॉसियन सरफेस। मतलब कुछ ज़्यादा नया नहीं है, वो सरफेस जिससे हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं गॉस लॉ लगाकर, दैट इज नोन एज गॉसियन सरफेस। सिंपल। तो पहली प्रॉपर्टी आपको अब समझ में आ गई, फ्लक्स किस पर डिपेंड नहीं करेगी? शेप पर डिपेंड नहीं करेगी। ऐसे ही साइज पर भी डिपेंड नहीं करेगी। सोच के देखो, अगर यही Q मैं डबल कर दूं तो चार्ज तो अंदर उतना ही है ना, चार्ज पे डिपेंड कर रही है, लेकिन शेप और साइज पे डिपेंड नहीं कर रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, आपके पास एक पिरामिड है, इसके अंदर चार्ज Q, बाहर 2Q और 3Q। फ्लक्स कैलकुलेट करो, फ्लक्स Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम लोग जो चार्ज रखते हैं वो गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज होता है, यानी फ्लक्स आने वाली है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
फ्लक्स को 3Q या 2Q से कोई लेना देना नहीं है। जो चार्ज बाहर होगा उस पर फ्लक्स डिपेंड नहीं करती है, ध्यान रखना। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस चार्ज की वजह से होगा, क्योंकि पॉइंट P तो पिरामिड पर है, उसके सरफेस पर है और ये चार्ज बाहर हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों चार्ज की वजह से होगा। तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ऑन चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। जो अंदर चार्ज है उन पर भी डिपेंड करेगा और बाहर जो चार्ज है उन पर भी डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बट फ्लक्स ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन इनसाइड चार्ज। सिर्फ फ्लक्स डिपेंड किस पे करने वाली है, अंदर कितना चार्ज है उस पर। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मान लो स्फीयर है, इसके अंदर यहाँ चार्ज Q, इसके अंदर सेंटर में चार्ज Q और फिर ये एक अलग कोने में चार्ज Q। तीनों से पास होने वाली फ्लक्स सेम होगी कितनी, Q/ε0। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है कि phi डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ चार्जेस इनसाइड। एक और पॉइंट देखो, आपके पास में चार्ज है 2Q और -2Q। बोलता है फ्लक्स कैलकुलेट करो, phi = Q/ε0। अंदर अब की बार नेट चार्ज कितना है, 2Q - 2Q कितना, 0। तो फ्लक्स कितनी हो गई, 0। तो आपसे एनसीईआरटी में भी इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी सरफेस से फ्लक्स 0 है तो क्या इसका मतलब ये है कि उसके अंदर चार्ज ही नहीं है। तो आप बोलोगे नहीं, मे बी पॉसिबल उसके अंदर चार्ज हो और उन चार्जेस का नेट सम 0 आ रहा हो। तो जिसके अंदर चार्ज नहीं है उससे तो फ्लक्स होनी है 0, पर मे बी पॉसिबल अंदर जो चार्ज रखे हैं उनका नेट सम 0 हो, तो भी फ्लक्स क्या होने वाली है, 0। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज, अगर कोई क्लोज्ड सरफेस किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और इसमें कंडीशन है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज नहीं होना चाहिए, तो इससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी 0। दोबारा देखो, आपके पास एक क्यूब है जिसके अंदर चार्ज नहीं है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। ऐसा क्यों हो जाता है? गॉस लॉ से तो आपको समझ में आ गया, फ्लक्स = Q/ε0। अंदर चार्ज नहीं है, 0 फ्लक्स हो जाएगी। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे करते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। तो इसमें क्यों फ्लक्स 0 हो रही है, जा तो नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पर देखो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें एंटर कर रही हैं उतनी ही बाहर भी जा रही हैं। जितनी एंटर कर रही हैं उतनी बाहर जा रही हैं, इसकी वजह से नेट फ्लक्स 0। अगर आप लोग आने वाली फ्लक्स को नेगेटिव ले लो और जाने वाली फ्लक्स को पॉजिटिव ले लो, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं यानी जितनी फ्लक्स आ रही है उतनी बाहर भी जा रही है, इस वजह से नेट फ्लक्स 0। तो आप इसे कैसे लिख दोगे, इफ एनी क्लोज बॉडी विच डू नॉट हैव एनी चार्ज इनसाइड is placed in an electric field, then total flux passing through it is always 0। आपके एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, 0। तो चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं गॉस लॉ के, आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन निकालो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.17। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है, केयरफुल मेजरमेंट of electric field at the surface of black box indicate that net outward flux through surface of box is 8 × 10⁻³ Newton meter square per coulomb। Calculate net charge inside the box। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉक्स है आपके पास में, उससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसने दे रखी है phi
इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बोला है कि इसके अंदर चार्ज कितना है ये बताओ। फ्लक्स दे रखी है, चार्ज पूछ रहा है, तो आप निकाल सकते हो फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय गॉस थ्योरम। फ्लक्स आपको पता है 8 इंटू 10 की पावर 3, चार्ज आपको निकालना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद करो, 8.8 इंटू 10 की पावर -12, याद आया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 इंटू 10 की पावर 9 होता था, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.8 इंटू 10 की पावर -12। तो चार्ज अब कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसी का बी पार्ट उसने दे रखा है। अगर इस बॉक्स में से नेट फ्लक्स 0 है तो आप क्या कंक्लूड करोगे, क्या बताओगे? क्या उसके अंदर चार्ज है? क्या उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है? तो आप बोलोगे मे बी और मे बी नॉट, हो सकता है चार्ज ना हो। और दूसरी पॉसिबल कंडीशन क्या है कि चार्ज है लेकिन उनका नेट सम कितना है, 0 है। देखो जस्ट इसके नीचे 1.18 वाला क्वेश्चन देखो, उसमें आपको एक स्क्वायर दे रखा है इस तरीके का, जिसकी साइड आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और उसने बोला है कि इस स्क्वायर से 5 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम। तो इस स्क्वायर से पास होने वाली फ्लक्स कैलकुलेट करिए। तो देखो आप क्या सोच सकते हो इसमें। अगर आप इस स्क्वायर को एक क्यूब मान लो, अगर हम इसको एक क्यूब मान लें तो ये चार्ज कहाँ आ जाएगा एग्जैक्टली, सेंटर ऑफ द क्यूब पर। 5 सेंटीमीटर ऊपर है ना, और साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो एग्जैक्टली सेंटर पर रखा हुआ ये 10 माइक्रोकूलम। तो इस क्यूब से पास होने वाली फ्लक्स कितनी होती, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्यूब क्यों मान रहे हैं? क्योंकि गॉस थ्योरम सिर्फ क्लोज्ड सरफेस पर वैलिड है। तो क्यू आपको दे रखा है 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम का तो अब आपको पता ही है 10 की पावर -6 एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स कब, जब क्यूब होता। क्यूब से नहीं पूछ रहा है, स्क्वायर से पूछ रहा है, सिर्फ इस सरफेस से पूछ रहा है। तो सोचो अगर ये सेंटर पर रखा होगा चार्ज, तो हर फेस से पास होने वाली फ्लक्स होगी बराबर बराबर। तो आप एक फेस से लिख सकते हो, 6 फेस है, 6 से पास इतनी हो रही है, टोटल फ्लक्स इतनी है। एक फेस से कितनी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का 1/6 टाइम्स कर दो, तो क्या आ जाएगा, एक फेस से पास होने वाली फ्लक्स। अगर ये चार्ज एग्जैक्टली सेंटर में ना हो करके कहीं और होता तो किसी फेस से फ्लक्स ज़्यादा जाती, किसी से कम। आप एग्जैक्टली 1/6 नहीं कर पाते। हालांकि टोटल फ्लक्स आपकी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहती। आपने पढ़ा भी है कि टोटल फ्लक्स जो है वो पोजीशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन किसी एक फेस से पास होने वाली फ्लक्स तो डिपेंड करेगी ना। जिस फेस के पास में चार्ज होता उससे फ्लक्स ज़्यादा निकलती, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा निकलती, दूर वाले फेस से कम निकलती। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। ऐसे अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 1.19, 1.20 आराम से कर सकते हो अपने आप, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो आप, इसमें आपको हिंट की ज़रूरत है। पढ़ो क्वेश्चन को ज़रा। उसने बोला है कि एक स्फीयर है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, और ये दे रखी है आपको 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमीटर दे रखा है स्फीयर का 2.4 मीटर, तो रेडियस कितनी 1.2 मीटर। आपको बताना है कि चार्ज क्या है स्फीयर पर, और उसके बाद में फ्लक्स कैलकुलेट करनी है। तो देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है आप ये समझ लो, क्वेश्चन आपसे अपने आप ही हो जाएगा। एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। ये क्या है, लैम्डा, और फॉर्मूला होता है Q अपॉन L, वेयर Q इज चार्ज एंड L इज लेंथ, और लैम्डा को बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऐसे ही होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। किसी सरफेस पर कितनी चार्ज डेंसिटी है, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया। यू कैन राइट Q अपॉन A से डिनोट कर दो, चाहे Q अपॉन S से कर दो, सरफेस एरिया है ये।
सरफेस एरिया। एक और होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग रॉ से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। हियर वी इज वॉल्यूम। ये हमारी 3 तरीके की चार्ज डेंसिटी होती है। लीनियर, लेंथ पर कितनी चार्ज डेंसिटी है, सरफेस पर कितनी चार्ज डेंसिटी है और वॉल्यूम पर कितनी चार्ज डेंसिटी है। अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, आपको क्या दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा दे रखा है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या मतलब है इसका कि 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया में 80 माइक्रोकूलम चार्ज है। यही मतलब होता है इन चार्ज डेंसिटी का, 1 मीटर में कितना चार्ज है। ऐसे ही सरफेस एरिया वाला क्या बताएगा, 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है, ये 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज है। तो आपको यहाँ पर सिग्मा दे रखा है। अभी आपको पता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन सरफेस एरिया। सिग्मा आप लिख सकते हो कितना, माइक्रोकूलम, ध्यान रखो 10⁻⁻⁶। क्यू चार्ज निकालना है आपको। सरफेस एरिया कितना लोगे, स्फीयर है, सरफेस एरिया कितना 4πr²। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट द चार्ज। अब आप निकाल लोगे ना चार्ज आ गया तो फ्लक्स तो आप निकाल ही लोगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। तो अभी आप लोगों को गॉस थ्योरम के सारे क्वेश्चन समझ में आए। तो चलो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आपका पहला वाला होमवर्क। आपको एग्जाम्पल नंबर 1.11 और 1.12 मिला था होमवर्क में। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं 1.11 क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट दे रखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मतलब था कि एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है अल्फा x की पावर 1/2। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z एक्सिस भी 0 है। और उसने अल्फा की वैल्यू दे रखी है ये 800 न्यूटन पर कूलम, मीटर की पावर कितनी 1/2। और आप लोगों से फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है। और आप लोगों को उसने एक फिगर भी दे रखा है इस तरीके का, जिसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। इसके साथ ही ये डिस्टेंस उसने ए ले रखा है, यानी ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है फर्स्ट फेस का वो ए है। और ये वाला जो फेस है ये डिस्टेंस है उसका 2a, यानी साइड कितनी आ जाएगी a, ये a और ये 2a। इतना समझ में आया। तो चलो पहले फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करोगे, सभी सरफेस से फ्लक्स निकालोगे और उनको सम कर दोगे। 5 4 + 5 5 + 5 6। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि गॉस लॉ से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि भाई अंदर चार्ज नहीं पता है, तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो, फाई इज इक्वल टू फर्स्ट सरफेस से निकालने के लिए पहले आप क्या निकाल दोगे, एरिया वेक्टर। मान लेते हैं ये फर्स्ट सरफेस है, ये ऊपर वाला सेकंड, देन दिस वन इज थर्ड, आगे वाला फोर्थ है, पीछे वाला फिफ्थ है और ये नीचे वाला सिक्स्थ है। फर्स्ट पर जरा एरिया वेक्टर निकालो ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, उसने बोला है एक्स एक्सिस में है, वाई जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। तो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम, एंगल कितना 0। ऐसे अच्छा अगर 2 पे निकालोगे तो एरिया वेक्टर, ध्यान है ना नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस 90, ऐसे सिक्स्थ में 90, एरिया वेक्टर ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। 3 में एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एंगल कितना 180। अच्छा, आगे वाले में बाहर की तरफ नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एंगल 90। पीछे वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में और एरिया वेक्टर पीछे की तरफ ऐसे, देन एंगल कितना 90। तो आप लिख सकते हो तो E.A1 प्लस E.A2 यानी सेकेंड वाला एरिया, थर्ड वाले के लिए E.A3 प्लस E.A4
देन ई डॉट A5 प्लस ई डॉट A6। जरा खोलो सबको। फ्लक्स इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। एंगल कितना फर्स्ट सरफेस में? 0, ये वाला। सेकंड में ई ए कॉस 90 कॉस 90 कितना? 0, तो ये कितना हो जाएगा? 0। ऐसे थर्ड सरफेस में कितना? ई ए एंगल कितना? 180। ध्यान करो ये वाला सरफेस है थर्ड। अच्छा, फोर्थ वाले से फ्लक्स ई ए कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ऐसे आप 5 भी 0, ऐसे ही 6 भी 0। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप चाहो तो पहले एंगल लिख दो फिर सॉल्व कर दो। तो देखो ये बचेगा कितना? ई ए कॉस 0 की वैल्यू 1, ई ए ये भी 0 होने वाला है, कॉस 90 0, कॉस 180 कितना? -1 इंटू ई ए, तो आपकी नेट फ्लक्स बचने वाली है ई ए माइनस ई ए। तो अभी आप यहाँ से आंसर क्या लिखने वाले हो? 0, जो कि गलत है। सोचो क्यों? क्योंकि पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था, यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है। एक्स एक्सिस बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, कम होगी, कम हो रहा है। तो आप जरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखो। तो अभी आप इसको कैसे लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड 1, देन ये 3। अब फर्स्ट सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है अल्फा x की पावर 1/2। एरिया ऑफ फर्स्ट कितना? साइड A है तो एरिया कितना हो जाएगा? A² माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड वाले के लिए कितना लिखेंगे? सेम अल्फा x 1/2। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? y एक्सिस z एक्सिस में नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ तो कोई झंझट ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिर्फ ये हो जाएगी। एरिया अगेन कितना? A², क्योंकि फेस का एरिया तो ये निकलेगा। अब देखो क्या कॉमन है? अल्फा कॉमन है, A² कॉमन है, बाहर निकालो। x की वैल्यू रखो पहले वाले के लिए कितनी? ये देखो 2a लिखेंगे, यानी यहाँ तक कितनी x की वैल्यू है? कोऑर्डिनेट क्या? 2a। आप लिखोगे 2a की पावर 1/2। देन यहाँ पर x की वैल्यू थर्ड वाले सरफेस के लिए कितनी? a की पावर 1/2। इतना समझ में आया? अल्फा की वैल्यू क्या थी? रखो जरा 800 A² इंटू, अच्छा ये ब्रैकेट और दोनों की पावर 1/2, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि 2 की पावर भी 1/2 है इंटू a की पावर भी 1/2 है। ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, माइनस a की पावर 1/2। और देखो 800 इंटू A²। अभी दोनों में क्या कॉमन लग रहा है? a की पावर 1/2, a की पावर 1/2, इसको ही बाहर निकाल दो। अंदर 2 की पावर 1/2, किसी की पावर अगर 1/2 होती है तो आप उसको क्या लिख सकते हो? √2। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2 है। माइनस ये तो बाहर चला गया कॉमन, क्या बच जाएगा? 1। समझ में आया? ये समझ में आ गया ना 1 कहाँ से? यहाँ कुछ नहीं है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 1a 1/2। तो अभी आप इसको कैसे लिख दोगे? 800 A² a की पावर 1/2, बेस सेम तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। 2 + 1/2 कितना? 5/2 इंटू √2 माइनस, ये आपकी फ्लक्स आएगी, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्वेश्चन आया आपको पूरा समझ में? इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ वेरी कर रहा था, इसलिए आपको ये सब कैलकुलेट अलग से करना पड़ा। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को देख करके 0 नहीं रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी रखनी है आपको। समझ में आ गया ये? इसी में एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है बी पार्ट कि चार्ज भी बताना है आपको। तो अभी आप चार्ज तो आसानी से बता सकते हो, फ्लक्स निकाल दी, गॉस लॉ लगा दो, Q/ε0। क्यों निकल आएगा? इससे आगे वाला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 1.12। उसमें आपको क्या दे रखा है? एक सिलेंडर है
और इस सिलेंडर का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है ओरिजिन से, मतलब ये ओरिजिन जहाँ पर है वहीं इसका सेंटर है। तो आधा सिलेंडर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, आधा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। मैं इस सरफेस को मान लेती हूँ 1, ये फ्लैट सरफेस 2, इसके एंड है ये 1 और ये 2, और ये जो बीच में कर्व सरफेस है इसको मैं मान लेती हूँ 3 है ये। फ्लैट सरफेस का डिस्टेंस दे रखा है +10 सेंटीमीटर, सेकेंड वाले का -10 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी है सिलेंडर की 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दे रखा है आपको कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इस तरीके की डायरेक्शन है और इसका मैग्नीट्यूड है 200 आई कैप। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में। देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या है, -200 आई कैप। मैग्नीट्यूड तो सेम है 200, माइनस का मतलब है डायरेक्शन से। ध्यान रखना वेक्टर के अंदर प्लस माइनस डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। जब वो लिख रहा है -200 आई कैप, इट मीन्स मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का 200 है, लेकिन उसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, माइनस आई कैप की तरफ है। अभी आपसे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। उसने पूछा है फ्लैट सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। फ्लैट सरफेस ये होते हैं, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए फ्लक्स कितनी E A cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है उसने, एरिया इसका लगाएंगे। ध्यान करो ये क्या है, सर्कल है ये, πr² एरिया लगाओगे आप लोग। रेडियस दे रखी है, एंगल कितना लोगे, एरिया वेक्टर इस पर ड्रॉ करो ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही, एंगल कितना cos 0 निकल आएगा। अच्छा, φ2 कैसे कैलकुलेट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम, एरिया πr², वेयर रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। नाउ थीटा क्या लोगे, एरिया वेक्टर ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, देन अगेन एंगल इज 0 डिग्री। समझ में आया ये। इसी का सी पार्ट दे रखा है कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितनी है। नेट आउटवर्ड फ्लक्स से मतलब है नेट फ्लक्स कितनी है। तो देखो पहले सरफेस से निकाल दी, दूसरे से निकाल दी, तीसरे से और निकाल दो, फिर सबके जोड़ लेना। φ3 = E A cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कितना 200। एरिया क्या लोगे बीच वाले सरफेस का, कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है, CSA ऑफ सिलेंडर कितना 2πr/h। 2πr आपको पता है, h कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट कितनी, ये टोटल हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और 10 सेंटीमीटर नेगेटिव एक्स एक्सिस में। अच्छा, एंगल कितना लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर, तो ये एंगल आएगा आपका 90 डिग्री। देन cos 90, और आपको पता है cos 90 0, तो 3 से पास होने वाली फ्लक्स 0। अभी नेट फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो ना, फर्स्ट की जोड़ो, सेकंड की जोड़ो, थर्ड की तो है ही 0, आ जाएगी। अच्छा, नेट फ्लक्स आ गई तो चार्ज भी निकाल सकते हो बाय गॉस थ्योरम, φ = Q/ε0। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ख़त्म। आई होप आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने हो सके उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स। ओके।